अहमद की कहानी तीसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने पिछले हिस्से नहीं सुने तो जरूर सुनिएगा, वरना जायका खराब हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सके। तो चलते हैं कहानी की तरफ। लाहौर, जून का महीना, दिन में कॉलेज और रात में घर। कॉलेज का नया माहौल। अगले दिन से अहमद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। सुबह वो हस्बे मामूल कॉलेज जाता, जहां उसका रुतबा एक संजीदा पुरवकार लेक्चरर का था। वो फलसफा और तारीख पर लेक्चर देता, तुलबा की मुस्तकबिल साजी पर बात करता। दोपहर के खाने के वक्फे में भी उसे सुकून नहीं मिलता था। एडमिशन कमेटी की ड्यूटी के बायस उसे अपना दोपहर का खाना, जो सारा भी बड़ी मेहनत से तैयार किया होता था, जल्दी जल्दी खाना पड़ता था। प्रिंसिपल, जो दूर से हर चीज का मुशाहिदा कर रहे थे, ने एक दिन अहमद को अपने दफ्तर बुलाया। अहमद, सुना है कि आपने नाइट ड्यूटी को बखूबी संभाल लिया है। बहुत अच्छा, मुझे एक और जिम्मेदारी देनी है। अहमद का दिल डूब गया। जी सर, आपको कॉलेज की सालाना बजट रिपोर्ट तैयार करनी है। ये इंतहाई अहम है। आप एक हफ्ते के अंदर इसका खाका तैयार करके लाएं। और हाँ, ये भी आपकी तदरीसी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल ने फाइल उसके हवाले करते हुए कहा। बजट रिपोर्ट एक मुश्किल रियाजियाती और इंतजामी काम था, जिसके लिए शाम में फुर्सत के घंटों की जरूरत थी। अब अहमद के पास वो फुर्सत के घंटे भी नहीं बचे थे। कॉलेज में उसका वक्त अब न सिर्फ लेक्चर्स और कमेटी में गुजरता, बल्कि बजट की बोझल फाइलें भी इसके साथ रहती थीं। प्रोफेसर घर ट्यूशन सेंटर का आगाज। रात 8 बजे थका हारा अहमद घर पहुंचता। उसके पहुंचते ही सारा कमरे को ट्यूशन सेंटर में बदल देती। घर के एक कोने में रखी छोटी मेज को वो डेस्क बना देती और 4 कुर्सियां इर्द गिर्द रख देती। पहले दिन सिर्फ 4 बच्चे आए, सारा के फ्रीलांस क्लाइंट के छोटे बहन भाई और पड़ोस के एक खानदान के बच्चे। इन सब की उम्रें 6 से 8 साल के दरमियान थीं। जब बच्चे कमरे में दाखिल हुए, अहमद ने अपने चेहरे पर एक बड़ी जाली मुस्कुराहट लाई। वो एक ऐसा शख्स था जो यूनिवर्सिटी के तुलबा को आइंस्टाइन के नजरियात पढ़ाता था, और अब वो 8 साल के बच्चों को अलिफ से अनार सिखाने वाला था। जब उसने सबक शुरू किया तो एक लम्हे के लिए उसके वकार ने उसे टोक दिया। उसे महसूस हुआ कि वो अपने कैरियर की तौहीन कर रहा है। लेकिन जब उसकी नजर मेज पर रखे 5000 रुपए के पहले माह के एडवांस पर पड़ी तो उसकी इज्जत नफ्स ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानता था कि ये रकम अली की फीस और महीने का किराया अदा करने में कितनी मददगार साबित होगी। सबसे छोटा बच्चा अम्मार, जो 6 साल का था, मुसलसल अपना ध्यान खो रहा था। अम्मार, इधर देखो, ये है ब से क्या होता है? अहमद ने बोर्ड पर लिखा। ब से बाबा की नई बाइक, अम्मार ने खुशी से कहा। अहमद ने गहरी सांस ली। ये एक महाज आराई थी जो उसने कभी नहीं सोची थी। उसे अपने तमाम तदरीसी हुनर और सब्र को इस्तेमाल करना पड़ा। उसे याद आया कि कैसे वो अपने कॉलेज के तुलबा को मुश्किल तसव्वुरात को आसान करने के लिए कहानियां सुनाता था। उसने वही हरबा यहाँ इस्तेमाल किया। उसने अम्मार और दीगर बच्चों को पढ़ाई से मुताल्लिक छोटे, दिलकश और अखलाकी किस्से सुनाने शुरू किए ताकि उनकी तवज्जो मबजूल कर सके। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में शोर की जगह दिलचस्पी की खिसर फसर में ले ली। 1.5 घंटे बाद जब बच्चे चले गए, अहमद की कमर और गर्दन दर्द कर रही थी। सारा, जो अपने लैपटॉप पर डिजाइनिंग कर रही थी, उसने दरवाजा बंद किया। कैसा रहा प्रोफेसर? उसने अहमद को छेड़ा। सारा, ये सबसे मुश्किल लेक्चर था। कॉलेज में बच्चे खामोश बैठते हैं, यहाँ ये तो एक जंग थी। सारा ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र ना करो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हें एक कॉल आई थी मिस्टर असलम की, जुबैर के वालिद की। एक खौफनाक हकीकत। असलम साहब की कॉल। अहमद ने कॉलेज के उसूल तोड़कर उनकी मदद की थी। उसने फौरन उनका नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम असलम साहब, मैं प्रोफेसर अहमद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ असलम साहब की आवाज धुंधली और रोनी थी। प्रोफेसर साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरा बड़ा बेटा, उसकी तबीयत कल से बहुत ज्यादा खराब है। उसे अस्पताल ले गए हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन फौरी करना पड़ेगा। मुझे पैसों की अशद जरूरत है। असलम साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अभी भी आप
आपके बेटे की फीस के मामले को छुपाए हुए हूँ। मैं अभी इस पोजीशन में नहीं कि किसी को मजीद रकम दे सकूं। अहमद ने सच कहा। वो खुद एक नए माली जाल में फंस चुका था। मुझे जुबैर के बारे में बताइए प्रोफेसर साहब। असलम साहब की आवाज में खौफ था। अहमद ने असलम साहब को तसल्ली दी और उन्हें बताया कि जुबैर को परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर जैसे ही कॉल बंद हुई, अहमद के दिल में एक गहरा खौफ बैठ गया। उसने असलम साहब की मदद के लिए 500 रुपए अपनी जेब से दिए थे, ये सोचकर कि ये एक छोटा सा नुकसान है। लेकिन अब जुबैर के वालिद एक बड़े सानहे से गुजर रहे थे। असलम साहब का बेटा जो फैक्ट्री में मजदूर था, अब अस्पताल में था और असलम साहब के पास न फीस के पैसे थे और न इलाज के। अहमद ने सारा की तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस ली। सारा, हमने छुट्टियों का इरादा मुलतवी किया है, लेकिन मेरा एक पुराना वादा है जिस पर मुझे अमल करना है। अहमद ने ये बताए बगैर कि वो जुबैर के वालिद की बात कर रहा है, सारा से कहा कि वो सुबह जाकर अपने वालिद से मिलना चाहता है और उनसे एक छोटी रकम कर्ज लेना चाहता है। वो जानता था कि ये सिर्फ असलम साहब की नहीं बल्कि उसकी अपनी ज़मीर की भी बात थी। इस रात अहमद को छत के पंखे की खड़खड़ाहट भी सुनाई नहीं दी। उसके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें थीं: कॉलेज की बजट रिपोर्ट, घर की खामोश ट्यूशन और जुबैर के वालिद का गम। लाहौर, जून का महीना, हफ्ते का दिन, सुबह का वक्त। वालिद का कर्ज। अहमद ने हफ्ते के दिन सुबह ही सारा को साथ लिया और अली को सुलाकर बाइक पर अपने वालिदैन के घर की तरफ रवाना हुआ। उनका आबाई घर शहर से कदरे दूर एक पुरानी बस्ती में था। इसके वालिद मोहम्मद दीन साहब एक रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम थे जिनकी तमाम जिंदगी उसूलों और वक्त की पाबंदी पर गुजरी थी। वो सादा और परहेजगार थे। जब अहमद और सारा पहुँचे तो वालिद सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और वालदा नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रही थीं। चाय के बाद अहमद ने बात करने के लिए एक लम्हा ढूंढा। वो वालिद को एक अलग कोने में ले गया। अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, एक छोटे काम के लिए। एक तालिब इल्म के वालिद बहुत परेशानी में हैं और मैंने उन्हें मदद का वादा किया था। अहमद ने गहरी सांस ली। वालिद ने ऐनक ऊपर करते हुए अहमद की तरफ देखा। उनकी नजरों में सवाल था। तुम्हारे पास तो ट्यूटर्स की अच्छी आमदनी थी, क्या हुआ? और तुम हमेशा हर किसी की मदद के लिए क्यों आगे रहते हो? तुम्हारा अपना घर किराए पर है अहमद। अहमद ने सारा की तरफ देखा, फिर बाप को धीमी आवाज में कमेटी की ड्यूटी और ट्यूटर छूट जाने की सारी बात सच सच बता दी। ताहम उसने ये बात छुपा ली कि वो घर में रात को छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसके वालिद उसकी इज्जत नफ्स पर कोई सवाल करें। वालिद ने ठंडी सांस ली। वो सीधे अपने कमरे में गए और एक पुराने लकड़ी के डब्बे में से कुछ नोट निकाले। ये उनकी पेंशन की मामूली सी बचत थी। ये लो, 8,000 रुपए हैं। ये ज्यादा नहीं है, मगर मैं तुम्हें ये इस शर्त पर दे रहा हूँ कि तुम ये पैसे सिर्फ उस गरीब आदमी की मदद के लिए इस्तेमाल करोगे, अपने जाती खर्च के लिए नहीं। और आइंदा अपने आप पर ज्यादा बोझ मत डालो बेटा, पहले अपने घर को देखो। वालिद ने नोट उसके हाथ में थमाए। अहमद ने पैसे लिए और झुककर उनके हाथ चूमे। शुक्रिया अब्बू, मैं ये जरूर वापस करूँगा। वो जब वापस बाइक पर जा रहा था तो सारा ने कहा, क्या तुमने उन्हें बता दिया कि हम रात को क्या कर रहे हैं? नहीं सारा, मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। वैसे भी ये हमारी मुश्तरका जद्दोजहद है। अब अहमद के जेब में एक बोझ था, वो कर्ज का बोझ। जुबैर और असलम साहब। शहर वापस पहुंचकर अहमद ने सबसे पहले असलम साहब को कॉल की और फौरन अस्पताल पहुंचा। असलम साहब अस्पताल के बरामदे में कुर्सी पर बैठे ज़ारो क़ितार रो रहे थे। उनका चेहरा परेशानी और बेबसी से थका हुआ था। प्रोफेसर साहब आप? असलम साहब परेशान ना हो, ये रकम पकड़े। अहमद ने 8,000 रुपए के नोट उनके हाथ में थमाए। ये मेरे दोस्त की तरफ से एडवांस है, जब आपके हालात बेहतर हों तो दे दीजिएगा, अभी आप अपने बेटे पर तवज्जो दें। असलम साहब ने रकम ली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रोफेसर साहब आप फरिश्ता हैं, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं आपका सारा कर्ज भी और जुबैर की फीस भी अदा कर दूंगा। अहमद को वहाँ सुकून मिला। ये एक नेकी थी जो उसने खालिसतन अपनी ज़मीर के लिए की थी। बजट रिपोर्ट और अंदरूनी कश्मकश। अगले रोज पीर को अहमद ने प्रिंसिपल के सामने बजट रिपोर्ट का खाका पेश किया। प्रिंसिपल ने उसे देखा और बगैर किसी तारीफ के वापस कर दिया। अहमद, ये खाका अधूरा है, हमें फंड्स की सख्त जरूरत है। आपने कॉलेज की एडमिशन फीस को बहुत कम दिखाया है, इसे बढ़ाएं और एक ऐसा तरीका निकालें जिससे हम प्राइवेट उम्मीदवारों से इजाफी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी वसूल कर सकें। प्रिंसिपल ने वाजिया तौर पर अहमद से कहा कि वो तुलबा को लूटने का एक जायज तरीका निकाले। अहमद अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। सर, ये इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। कॉलेज की फीस पहले ही बहुत ज्यादा है, हम गरीब तुलबा को मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इखलाक?
प्रिंसिपल मुस्कुराए। प्रोफेसर अहमद, ये कॉलेज है, कोई फलाही इदारा नहीं है। आपको कॉलेज की माली हालत बेहतर बनाने में मेरी मदद करनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको कमेटी और इस अहम प्रोजेक्ट से हटा सकता हूँ और मैं देखूंगा कि आपकी सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट में क्या लिखना है। ये एक सीधा धमकी था। अहमद के वकार और मुलाजिमत पर खतरा मंडला रहा था। दो दुनियाओं का टकराव। शाम को जब अहमद नाइट ड्यूटी से वापस आया तो वो बहुत थका हुआ था। उसके दिमाग में प्रिंसिपल की बात गूंज रही थी। वो खुद किराए के घर में रहकर कर्ज लेकर गरीब तालिब इल्मों की मदद कर रहा था और उसका इदारा उससे ये तवक्को कर रहा था कि वो गरीब तुलबा का खून चूसने का तरीका निकाले। रात 8:30 पर उसका घरेलू ट्यूशन सेंटर शुरू हुआ। आज उनका छोटा तालिब इल्म अम्मार कुछ ज्यादा शरारती था। उसने एक सवाल का जवाब देने के बजाय बोर्ड पर एक कार का बड़ा स्केच बना दिया। अम्मार, ये क्या है? तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अहमद ने कदरे गुस्से से कहा। दिन भर की थकावट और प्रिंसिपल की धमकियों ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। अम्मार डर गया। उसने रोना शुरू कर दिया और बोला, सर मैं घर जा रहा हूँ। सारा फौरन अंदर आई, जो बाहर से उनकी आवाज सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अम्मार को एक टॉफी दी और उसे समझाकर वापस बिठाया। जब सारा वापस बाहर आई तो उसने अहमद से कहा, अहमद मुझे पता है तुम थके हुए हो, प्रिंसिपल की बात को छोड़ दो, लेकिन ये मत भूलो कि ये बच्चे ही हमारे घर का चूल्हा जला रहे हैं। ये तुम्हारे कॉलेज के तुलबा नहीं है जिन पर तुम गुस्सा कर सकते हो। यहाँ तुम्हें नरम दिल बनना पड़ेगा। अहमद को शर्मिंदगी हुई। वो रात को कमाने के दबाव और दिन को इखलाकियात से समझौता करने के दबाव के बीच बस रहा था। अच्छा, तो अहमद की कहानी का तीसरा हिस्सा इख्तिताम को पहुंचा। अगला हिस्सा बहुत जल्द आएगा। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी दिलचस्प कहानियों से लुत्फ उठा सके। मिलती हूँ अगले हिस्से में, तब तक के लिए मिस यू ऑल।